हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के सेशन में हम लोग आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड था 24 नंबर के क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हम पेपर सेट को देख रहे हैं जो जीएस से जुड़ा हुआ है, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, जिसमें से 100% आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाने वाले ज़्यादातर 24 क्वेश्चन, जिसमें 100% सॉल्यूशन के लिए आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टच करें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस 24 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाना है, सबसे पहले हम लोग उसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन इसमें आना, 24 क्वेश्चंस मैथ्स में हैं, रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस हैं। तो एग्जैक्टली जो बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा नंबर स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज़ है उनको हम लोग पहले कवर अप करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है उसी के आगे की सीरीज़ है। इसके पहले कि अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट से आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी आपको वहाँ पे वीडियो सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे, सारे वीडियो आप देख लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका DFCCIL 2021 का जो ऑपरेशन एंड BD का होना है एग्जामिनेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो नीचे लिखा हुआ है इसमें अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो एग्जैक्टली आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कभी कोई भाप लग जाती है, पानी उबला हुआ हाथ पे गिर जाता है, या मान लीजिए कभी गर्म पानी गिर जाए, इस उबला हुआ पानी गिर जाए या फिर पिघलती हुई बर्फ़ हो जाए, तो इसमें से एक चीज़ ज़्यादा गर्म लगती है। और आई थिंक सबको पता है, अच्छे से पता है कि सबको पता होगा कि भाप जैसे टच करती है, कभी रोटी वोटी सेकते समय आप नोटिस करिए कि अगर किनारे का भाप लग जाए रोटी खाते समय, अगर ताज़ी आपने ली है तो उसका भाप बहुत तेज़ लगता है और तुरंत वो जलन पैदा करता है। तो एग्जैक्टली ये जो जलन पैदा होने लगती तो होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो भाप होती है ना, इसमें जो स्टीम है मौजूद, वाष्पन की जो उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जैसे लैटेंट एनर्जी, उसको हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट जो होती है इसके अंदर, हिडन हीट, वो हिडन हीट जो होती है वो ऊष्मा की एक मात्रा उसमें इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी पदार्थ के, कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट है, 1 ग्राम वजन के कंपैरिजन में, 1 ग्राम वजन की बात समझिएगा, 1 ग्राम वजन के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर बिना बदले, उसको टेम्परेचर नहीं चेंज करता है बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ को चेंज कर देता है, उसकी अवस्था को चेंज कर देता है। तो आप देखोगे कि जब भाप आती बड़ी तेज़ी से, तो भाप की मात्रा जितनी है उसके पर ग्राम में टेम्परेचर हाई लेवल का होता है। तो इस वजह से ऐसा होता है, उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करता बट उसकी अवस्था को बदल देता है, मतलब भाप में बना देता है। और रीज़न यही है कि भाप हमें बहुत तेज़ी से जलन महसूस कराती है। तो आई होप कि चीज़ क्लियर हो रही है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को समझना है। एग्जामिनेशन में देखिए पूछा जाएगा इस तरह से, तो आपको हो सकता है कि ये पहले दे दिया जाए और ये पूछ दिया जाए कि भाप से जलने पर क्या होगा, अधिक जलन महसूस होगी, कम जलन महसूस होगी, या फिर ये जो है खाल खुल जाएगी, या कुछ ऐसा मतलब ऑप्शन बना दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इससे आपको रिवर्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करें, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में आने वाले कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ में, जैसे कि और लोग हमारे साथ जुड़ें। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि इसी के साथ कि वायु की क्षैतिज गति, जो हॉरिजॉन्टल इसका मोशन होता है, वो होने वाली ऊष्मा का जो उसमें अंतरण है उसको क्या कहते हैं? अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, उसके अंदर जो भी ट्रांसफ़र हीट होता है वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है? जब वायु जो है यानी हवा एक जो हॉरिजॉन्टल एरिया में चल रही, तब अभिवहन कहलाएगा, संवहन कहलाएगा, चालन होगा, या विकिरण कहलाएगा। तो चीज़ों को ध्यान समझिए। यहाँ पे क्षैतिज यानी कि इस तरीके से चलने की बात की जा रही, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, सीधे सीधे ऐसे चल रहा है, तो इसमें ट्रांसफ़र जो होगा उसमें हीट का, वो क्या कहलाएगा? तो जब इस तरीके से कोई चीज़ चलती है यानी हवा, और हवा जब ऐसे चलेगी तो ज़मीन से भी टच होगी, जाहिर सी बात है। तो उसमें प्रोसेस में क्या है, चीज़ों को समझिएगा। संवहन जब होता है तो संवहन में एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे पानी हम उबालते हैं तो उबालते समय पानी ऐसे करके चलता है, हीट, यानी एक पार्टिकल आया दूसरी जगह गया, दूसरा पार्टिकल आया तीसरी जगह, तीसरा पार्टिकल ऐसे गया। तो इस तरीके से एक दूसरे के जगह को रिप्लेस करते हैं, तो वो कहलाता है संवहन। और चालन की बात करें तो ये क्या होता है कि एक रॉड ले लीजिए और रॉड में क्या है, इधर से आपने हीट दिया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा, तो ये चालन हो जाता है इस तरह से। और विकिरण की बात करें तो ये रेडिएशन होता है, रेडिएट करता है, यानी किसी भी जैसे मान लीजिए कि धूप है, धूप की रोशनी आपको जब लगती है तो धूप डायरेक्टली सन आपको टच नहीं करता बट उसकी रोशनी से आपको धूप और गर्मी उतनी ही फील होती है। तो ये रेडिएशन के थ्रू काम करता है, विकिरण जिसे बोलते हैं।
और अभिवहन जब बात करते हैं इसको एडवेक्शन बोलते हैं, यानी हीट को आगे बढ़ाना। बट किस तरीके से, जब ये धीरे धीरे आगे चलता है तो जो भी इसको पार्टिकल मिलते हैं अपना हीट उसको ट्रांसफ़र करता हुआ चलता है इस प्रोसेस को, तो एडवेक्शन कहलाता है। एग्जैक्टली हवा का जब ये चलना होता है और वो भी बेसिकली हॉरिजेंटली फेस में, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिवहन। तो ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। इस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे तो इनकेस अगर आपसे कभी कुछ इसमें से ऑप्शन से अलग भी पूछ लिया जाएगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, ये देखिए उसके लिए भी ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे चीज़ों को देख रहे हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो भाप से जलते हैं वो ज़्यादा गंभीर हो जाता है। रीज़न उसके पीछे क्या है, भाप में का ताप बहुत अधिक होता है। इस कारण से भाप एक प्रकार का गैस तथा कार्य को शीघ्रता पूर्व निगमन करती, इसलिए भाप में जो लेटेंट यानी जो हीट है वो होता है इस वजह से, या फिर जो शरीर है वो कार्य करने की उपस्थिति जो होती है कार्य करने में, तो उसके जो छिद्र होते हैं यानी जहाँ से भाप वो पसीना निकलता है वो एरिया आसानी से प्रवेश कर जाता है वहाँ पे। तो इसके पीछे क्या कारण होता है कि भाई इस तरीके से ये चीज़ें हमारे साथ पॉसिबिलिटी होती हैं कि उबलते हुए पानी के द्वारा हमें ज़्यादा जो है कम लगता है, लेकिन भाप के से जलन ज़्यादा होती है। इसके पीछे क्या कारण है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझ रहे थे कि जो भाप है स्टीम, उसके अंदर एक लैटेंट एनर्जी होती है, लैटेंट हीट बोलते हैं। वो लैटेंट हीट खतरनाक होती है। इस समय समझ लीजिए कि लैटेंट हीट के अंदर पाई जाती है तो वही जो है सबसे ज़्यादा जलन उत्पन्न करती है। इस वजह से ऐसा होता है। जैसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, तो मतलब मोस्टली क्या होता है कि आप खौलता हुआ पानी देखो, लोहे का टुकड़ा अंगारा देखो, तो वो देखने में खतरनाक लग रहा है, ये तो चलो समझ गए हम कि हाँ लोहे का एक अंगारा है खूब गर्म किया हुआ लाल रंग का, हम देख रहे हैं उससे समझ रहे हैं कि बहुत गर्म होगा ये चीज़ें, वो तो देखने में समझ आ रहा है। बट भाप जो है देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत गर्म होगी, दूर से मतलब देखने की बात कर रहे हैं, छूने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जब देखोगे तो नहीं लगेगा इतना गर्म होगा। जब हवा में उड़ रही होती भाप तो देखोगे इतनी ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होती, बट वो अगर कहीं टच कर जाती है तो उसके अंदर जो लैटेंट हीट है वो आपको जलन महसूस करा देगी और उससे फफोले पड़ने की स्थिति हो जाती है, हाथ में जलन होने लगती है। तो ये एक रीज़न इसके पीछे होता है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, एक वास्तविक गैस जिसमें किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो किस अवस्था में वो आदर्श क्रिया के रूप में जो है काम करेगी, आदर्श गैस के रूप में काम करेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि उच्च दाब की बात करें, निम्न दाब के इस कंडीशन में, या निम्न दाब या उच्च दाब यानी कि लो प्रेशर या फिर हाई में जो है टेम्परेचर, और या फिर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर दोनों कंडीशन हाई हो, या फिर मान लीजिए लो प्रेशर हो और हाई जो है निम्न आप जिसे बोलते हैं दाब, पूरा ताप जो है वो कम हो। तो ऐसा कुछ होता है स्टेबल कंडीशन में। तो किस कंडीशन में जो होता है कि एक जो आइडियल गैस होती है वो उस ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, उस जगह पे आदर्श जो है गैस काम कर सकती है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से यहाँ पे आदर्श गैस, आइडियल गैस जो है वर्क करती है। तो ये बेसिकली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है और इस तरह से ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में काम करेगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। अब देखिए ऊपर पूछा जा रहा था, एक हम लोग पढ़ रहे थे जिस जगह पे एडवेक्शन जिसे अभिवहन कहा गया था, और यहाँ पे देखिए अब पूछ लिया गया संवहन किस में होता है। तो संवहन देखिए किस में होता है, ध्यान रखिएगा कि जब पानी उबलता है तो उसमें संवहन की प्रक्रिया को हम बात कर रहे थे, होता है एक पॉइंट दूसरी जगह गया, दूसरा पॉइंट तीसरी जगह, पानी उबल कर एक दूसरे को ट्रांसफ़र करता है अपना हीट, उस तरह चलता है। तो कोई भी लिक्विड जो है, या फिर मान लीजिए गैस है, गैस में भी होता है संवहन, ये भी ध्यान रखिएगा कि लिक्विड और गैस जो होता है उसमें जो भी एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, वो एक दूसरे की जगह बदलते हैं, और बदलने की वजह से जो एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, वो एक दूसरे के भाग में होने वाला जो भी उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे संवहन कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और संवहन ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी ठोस में नहीं होता है, यानी कोई अगर बहुत ठोस मैटर है कोई भी चीज़, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, ऑप्शन बी सही होगा, केवल द्रवों और गैसों में ये प्रोसेस होता है और कहीं भी नहीं होता है। तो आई थिंक कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर चीज़ें क्लियर हो रही तो आप एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन अपना जो है
कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ों को भी क्लियर करें कि हाँ आपको क्लियर हो गया। तो कमेंट्स के थ्रू जल्दी से बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। यानी वाष्पन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो स्टीम हो रहा है, बनता है प्रोसेस, वो किसमें तेज़ी से होता है। मिट्टी के तेल में, जल में, अल्कोहल में या पेट्रोल। तो आप देखते हैं कि मिट्टी का तेल भी हवा में खुला छोड़ दिए उड़ जाता है। अल्कोहल भी आप पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो ज़रा बताइए कमेंट्स करके सब लोग कि अल्कोहल के बारे में आपको पता है कि नहीं, हवा में रखने पे उड़ता है कि नहीं। और इसके अलावा पानी भी है, देखिए काफ़ी टाइम तक अगर रखा रहेगा, धूप पड़ रही है तो वो हवा में उड़ जाता है। मतलब गर्मी अगर पड़ रही है, ऐसे समझ लीजिए कि ज़मीन पर पानी कहीं पड़ा हो और गर्मी के दिन हो तो आप देखते हो कि पानी जो है पूरा पूरा हवा में उड़ जाता है। तो ऐसा प्रोसेस में भी होता है। पेट्रोल तो सबको पता है, खुला छोड़ देंगे उड़ जाएगा, ये चीज़ सुन रखी है हम लोगों ने सबने खूब अच्छे से। तो इसमें किस चीज़ में ऐसा होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा जो है जल्दी से, स्पीड से, मतलब जल्दी उड़ेगा। तो ज़रा सोच के बताइए कि क्या जल्दी उड़ेगा। बहुत आपने सुन रखा होगा सारी चीज़ों को। तो देखिए सीधा सा सिंपल सा रूल समझ लीजिए कि जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले उड़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है किस टेम्परेचर पर वो चीज़ उबलना शुरू होती है। सपोज़ करिए पानी की बात करते हैं, सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना यानी खौलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है। तो एट दैट मीन्स कि ये 100 डिग्री वाला जो है इस जगह पर जो है, अगर इससे कोई किसी का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शन है, अगर इन तीनों में से किसी का बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है तो वो पहले उड़ेगा, बट अगर नहीं है तो वो इसके बाद। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ समझिएगा कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर के लिए होता है, पानी के लिए। अगर ये मान लीजिए इससे कोई इसका कम है, मान लीजिए कोई किसी का 70 हो, किसी का मान लीजिए 95 हो, कुछ भी कम हो, तो वो पहले उड़ेगा, ये पानी बाद में उड़ेगा हवा में, यानी खुले में रखने पर। अगर कम है और इससे अगर हाई है, मान लीजिए कोई 150 हो या 300 हो डिग्री सेल्सियस तक, तो वो बाद में उड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन स्टीम होगा, तो सबको समझ लीजिए। मिट्टी के तेल की बात करें तो मिट्टी के तेल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 150 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक होता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है कि 150 डिग्री तक अगर मिट्टी के तेल को गर्म किया जाएगा तब भी वो उबलना शुरू होगा, 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा वो। और 300 के बीच में होता है, यानी कहीं कहीं पर प्रोसेस ऐसा होगा कि वो 300 डिग्री टेम्परेचर तक उसे ले जाना पड़ेगा तब वो उबलेगा, यानी मिट्टी के तेल की बात कर रहे हैं। तो ये पानी उससे कम है तो मतलब ये पहले नंबर पे तो नहीं होने वाला। पूछा जा रहा है सबसे अधिक, ये सबसे देर में होगा, इसका मतलब ये सबसे देर में होगा, ये चीज़ ऐसे समझ लीजिए। अगर इससे बड़ा कोई नहीं है तो फिर वाटर की बात करें, अभी बात कर रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब मिट्टी के तेल के पहले ये उड़ जाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, पहले उड़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 79 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 79 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स कि अल्कोहल बहुत तेज़ी से उड़ेगा। पहले उड़ेगा कि नहीं ये तो अभी पेट्रोल का पता चलने के बाद पता चलेगा, बट ये उड़ जाएगा तेज़ी से, ये कन्फर्म है। अब उसके बाद बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 95 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बड़े अच्छे समझ लीजिए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का। तो अगर आपको ये नहीं पता था अब तक तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे पहले उड़ जाएगा। तो कभी भी भाई शराब खुली हुई ना छोड़ें, बहुत जल्दी उड़ जाएगा। उसको जो उपयोग करना उसे कर लें, दैट मीन्स। तो चलिए फिलहाल अलग की बातें हैं, लेकिन ये समझ लें कि यहाँ पे अल्कोहल है, सबसे पहले तेज़ी से वो है स्टीम बन जाएगा, बहुत तेज़ी से उड़ जाएगा तो खुले में रखने पर। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो कभी भी पेट्रोल तुक्का मार के एकदम मत लगा के चले आइएगा। अगर इन केस मान लीजिए यहाँ पे अल्कोहल ना होता, सपोज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे कोई और लिक्विड का नाम दे दिया जाता, कि जैसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का नाम दे देता, कि कोई कोल्ड ड्रिंक लिख देता, तो कोल्ड ड्रिंक भी समझ लीजिए पानी का ही रूप होता, इसलिए उसको भी उसी डिग्री टेम्परेचर पर जो है उबलना होता। उसका टाइप बदल रहा है, यहाँ पे देखिए पेट्रोल का टाइप बदल रहा है और इसका टाइप बदल रहा है, इसका टाइप बदल रहा है। यहाँ पे सबके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, इस रीजन से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है उसका इंग्रेडिएंट अलग होगा, तो जिसकी वजह से वो एक सॉफ्ट ड्रिंक पे आता है। अल्कोहल उसको नहीं मानेंगे, उसमें जो है एक अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, तो इस वजह से उस चीज़ को तो इसके कंपैरिजन में नहीं मानेंगे। तो जहाँ पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले उड़ जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही है। द नेक्स्ट वन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत हाई टेम्परेचर जब हो
उसे नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मान लीजिए बहुत हाई टेम्परेचर, अब बुखार नापते हैं तो हम सबको पता है थर्मोमीटर लेते हैं, और थर्मोमीटर में एक लिक्विड प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसे मरकरा तापमान भी कहा जाता है एग्जैक्टली। बट मान लीजिए बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत हाई का मतलब समझ लीजिए आपकी, जितना आप भट्टी में किसी देखते हैं लोहा पिघलाने के लिए जितनी भट्टी का प्रयोग होता है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर भयंकर हो, ऐसे अंदाज़ा लगाइए थोड़ी देर के लिए कि आपको वेल्डिंग करते समय जो आग निकाली जाती है वो आग का टेम्परेचर नापना, वो हाई होती है, क्योंकि अभी आपके जो गैस जलती है, गैस में जो आग निकल रही है वो थोड़ी कम होती, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हाई होता तो आप जो बर्तन रख रहे हैं वो भी पिघल जाता। बट जो वेल्डिंग करने वाली मशीन होती है वो अगर उसके साथ टच कर देंगे तो उसको पिघला के छेद कर देगा उसमें, तो उसका टेम्परेचर हाई होता। तो ऐसा क्या होता है एग्जैक्टली उसमें कि इतनी टेम्परेचर को हम माप पाएँ, ऐसे कौन सी मशीन का प्रयोग करेंगे, कौन सी तरीके की चीज़ को? तो वन बाय वन सभी की चीज़ों को समझिए। ये जो मरकरा तापमापी है ये एग्जैक्टली क्या करता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापता है। और अभी हम बात कर रहे हैं हाई लेवल की, यानी बहुत हाई लेवल की जब टेम्परेचर हो तो उसे हम कहाँ पर मापेंगे, कितने तक पर वो जो है नापा जा सकता है। प्लेटिनियम की बात करें, जब प्लेटिनियम वाला जो एक तरीके का जो मतलब ये टेम्परेचर मेज़र करने का प्रोसेस होता है, प्रतिरोधी क्षमता, ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को नापता है। और ताप विद्युती की बात करेंगे इसको तो 200 से लेके ये 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेज़र कर सकता है। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो क्या है, ताप विद्युत उत्तमापी, तापमापी एग्जैक्टली होगा यहाँ पे तापमापी। तो ये चीज़ जो है, जो हाई लेवल के टेम्परेचर को मापने की बात करें तो 1600 डिग्री सेल्सियस तक के अगर टेम्परेचर को ये माप पा रहा है, दैट मीन्स कि ये हाई लेवल के टेम्परेचर को मापने के लिए सक्षम है। एक और होता है गैस तापमापी, वो 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को माप सकता है। तो यहाँ पे प्रोसेस याद रखना है और इस चीज़ को समझ लेना है कि सबके टेम्परेचर मापने की क्षमता बता दी। इन केस आपसे पूछ ले, मान लो यहाँ पे ऊपर लिख के कि मरकरा तापमापी की मापने की क्षमता बताइए, या प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी की ताप मापने की क्षमता बताइए, तो वो एग्जैक्टली आपको पता होगा, तभी आप बता पाएंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो रही। सभी लोग फिर से एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं इसमें, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं, किस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लिया है। द नेक्स्ट वन थिंग, फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए बार बार जो है चीज़ों को अगर मैं बोलता हूँ तो आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अभी हाई की बात कर रहे थे बट यहाँ पे अब हम कम की बात कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर किससे हम लोग नापते हैं, किस चीज़ से? तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, अभी ऊपर एक हम लोग चीज़ देख रहे थे जिसमें हम लोग किसी का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे थे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है कम से कम टेम्परेचर मापने के लिए। रीज़न क्या है? सबसे पहले ये तुरंत ही शुरू हो जाएगा एकदम से उबलना या गर्म करके हीट बताना शुरू हो जाएगा। तो अल्कोहल थर्मामीटर होता है जो 79 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो एग्जैक्टली इसको सबसे कम जो है न्यूनतम तापमान यानी टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर कभी पूछ ले रहे कितना है, तो वो 112 डिग्री सेल्सियस का इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दैट मीन्स कि इतने डिग्री सेल्सियस का इसे टेम्परेचर दिया जाएगा, वो भी माइनस में, तब जाके ये जमेगा। तो अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है। आप ट्राई मत कर लेना कभी फ्रिज में रख के आपको उसको फ्रीज़र में कि जमाने की प्रोसेस कर, चलो देख लेते हैं, तो वहाँ पे ये जल्दी जमेगा नहीं। तो वो प्रोसेस यहाँ पे समझ लीजिए कि इसी को जो है हम लोग मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। अब इसमें अगर किसी चीज़ की हाई की बात करते तो हम लोग पीछे हाई को बारे में फ़िलहाल देख ही चुके हैं, बट यहाँ पे लो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का रंग। आपने तारे तो देखे होंगे, दिन वाले तारे नहीं, रात वाले तारे, मतलब दिन में जिसको तारे दिखते हैं वो अलग चीज़ है, वो अलग एक प्रोसेस होता है। बट यहाँ रात में जो तारे हैं उनका कलर जो दिखाई देता है हमें, कोई पीला दिखाई देता, कोई लाल दिखाई देता, कोई हल्का सा हरा दिखाई देता। ऐसा रीज़न क्या होता है, किस वजह से होता है? किसी टेम्परेचर की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए है, या रेडियस होता है बहुत ज़्यादा, उनका रेडियस मतलब उनकी हमसे जो दूरी है वो उसकी कक्षा अलग है इस वजह से, या जो एयर प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी स्टार्स होते हैं, तारे, उनका टेम्परेचर ही डिपेंड करता है उनके कलर पे। जब सन की बात करते हैं तो सन का टेम्परेचर है 6000 के। अगर इतना टेम्परेचर ये सन का है तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये पीला दिखाई देता है। तो जो भी तारे होंगे उसके टेम्परेचर पर ये डिपेंड करेगा कि वो किस कलर का दिखाई दे। अच्छा, ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा कि बहुत से ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं,
और कई मतलब कई लाख किलोमीटर की दूरी पे होने की वजह से वो हमें छोटे नज़र आते हैं टिमटिमाते हुए। तो रीज़न बिहाइंड यही है कि सूर्य एक बड़ा तारा है और उसकी खुद की अपनी एनर्जी है, वो हमारे पृथ्वी से करीब है, इस वजह से हमें एक बड़े साइज़ में दिखाई देता है और पूरी पृथ्वी को वो धूप प्रोवाइड कराता है। तो एग्जैक्टली इसमें अच्छे से समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका कलर। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि गैस फ्लेम में सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। जब गैस फ्लेम होता है, यानी वो जो स्टोव जला रहे हैं आप, गैस जलाते हैं, तो उसकी जो फ्लेम ऐसे करके ऊपर निकल रही होती है, कमल के फूल की तरह स्टाइल बन जाता है जो, तो उसका सबसे गर्म भाग है, उसको क्या कहते हैं? ब्लू जोन कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, ल्यूमिनस जोन कहते हैं, या फिर डार्क जोन कहते हैं। तो एग्जैक्टली हम किस नाम से उसे जानते हैं? तो देखिए होता क्या है एग्जैक्टली उसमें कि नॉन ल्यूमिनस जो जोन होता है वो गैस फ्लेम की ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। जब गैस निकलती है ऐसे करके, आप कभी गैस जलाते हैं जब, तो ऐसे करके चारों तरफ आग निकलती है तो देखते हैं हल्का हल्का ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो इसमें जो सबसे गर्म भाग है, यानी ऊपर का हिस्सा, जैसे आप मोमबत्ती का हिस्सा देखिए ऐसे करके जब जलती है, तो ये जो हिस्सा है ये सबसे गर्म भाग होता है। इसको नॉन ल्यूमिनस जोन एग्जैक्टली कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। और इसका रंग जो है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का हो जाता है। तो इसी वजह से इसको नॉन ल्यूमिनस जोन को जो है सबसे गर्म भाग भी कहा जाता है, और यही ज्वाला जो होता है सबसे गर्म भाग होता है। तो रीज़न इसका नाम रखा गया है इसी वजह से, नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ये चीज़ आप याद ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल यानी ठंडी के दिनों में दो, अगर आपने मोटी शर्ट पहन ली, उसके कंपेयर में आप दो पतली शर्ट पहने, तो उसमें से हमें ये दो पतली शर्टें ज़्यादा गर्म रखने लगती हैं। अभी आपने ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया मुझे नहीं पता, बट अगर आप कभी ट्राई कीजिए तो आप ऐसा देखेंगे कि ऐसा होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न पूछा जा रहा है कि दो पतली कमीज़ें जो होती हैं वो अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः उनमें ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो रोकती हैं इस वजह से। दो जो शर्टें हैं उनके बीच में जो वायु की परत है वो सुचालक के रूप में काम करती है, ट्रांसफ़र करने के काम करती है, इसलिए ऐसा होता है। या दो शर्ट के बीच में जो वायु की परत रोधी माध्यम है उसके रूप में काम करती है। तो एग्जैक्टली कौन सा रीज़न होता है? या फिर वो जो हीट को जो है विकिरण नहीं होता, मतलब रेडिएशन नहीं होता, तो रीज़न क्या होता है? बेसिकली होता यह है कि ठंड में जब हम एक कोई भी मोटी शर्ट पहनते हैं और दो पतली पतली शर्ट पहने, तो वो ज़्यादा गर्म रखेंगी। उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये होगा कि उसके बीच में जो एयर का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाएगा। वो उसके लिए एक एयर ट्रांसफ़र का ब्रेकर के तौर पे काम करेंगे, यानी वायु की परत रोधी के रूप में काम करेंगे। और वायु की ऊष्मा जो है, वायु ऊष्मा के कुचालक होती, इस वजह से होता है। आप ऐसे भी समझ लो कि आप एक पन्नी अगर शरीर पे रखो कहीं पे किसी जगह पे, और पन्नी में हवा भर लो, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके यहाँ पे पैक, यहाँ पे पैक करके पहन लो, तो इधर से अगर ठंड आ रही है तो आपको इस बॉडी पे टच नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हवा आ गई है और वो जो है टेम्परेचर को ट्रांसफ़र वहाँ बीच में नहीं होने देगा, वैक्यूम प्रोसेस एक बना लेगा, इस वजह से ऐसा। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि ऊष्मा में भंडारित जल वाष्प में, यानी जब पानी का भाप बनता है तो उसमें जो भंडारित ऊष्मा है वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है? उसके अंदर जो स्टोरेज है एक हीट, वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग ऊपर एक प्रोसेस पढ़ रहे थे जिसमें जल वाष्प की बात कर रहे थे, जहाँ पे भाप लग जाता है तो हाथ में जलन होती है, तो उसमें एक ही हीट होती है और उस हीट का हमें नाम ध्यान रखना है, लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट जो होती है इसे हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर मतलब काम की चीज़ का मतलब ये है कि इसमें जल वाष्प में ये इकट्ठी होती है, तो एग्जैक्टली गुप्त ऊष्मा इसके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें, जब कोई पिंड, कोई भी मान लीजिए एस्ट्रॉइड है, ऊष्मा का, या यहाँ पे पिंड की बात कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड नहीं, फिलहाल एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा जिसे पाषाण हिंदी में कहा जाता है, तो कोई अगर स्टोन है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर वो सबसे अधिक अवशोषण करता है, किस कारण से? वो उसमें कोई भी बाहर से जो टेम्परेचर मिला और टेम्परेचर को उसने सोखना शुरू कर दिया, जो है रिसीव करना शुरू कर दिया, अब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, उसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर वो काला और खुरदरा है इसलिए करेगा, काला या मृषण है इसलिए करेगा, सफ़ेद और खुरदरा है इसलिए करेगा, या फिर सफ़ेद या मृषण है इसलिए, मृषण मतलब चिकना। तो क्या कारण होगा ऐसा कि जिसकी वजह से वो ऐसा करेगा? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी जो है एक टुकड़ा लिया आपने पत्थर का और वो खुरदुरा है और ख़ास तौर पे वो काला है, ब्लैक, तो ब्लैक में कल हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बताया था मैंने कि ब्लैक कलर जो है वो जो
हीट होती है उसको अवशोषण करता है, मतलब अब्जॉर्ब करता है। और बेसिकली उसकी अगर त्वचा खुरदुरी हो यानी बाहरी परत खुरदुरी हो तो बहुत तेज़ी से वो करेगा। किरचॉफ ने दरअसल यही रूल भी एक दिया था। किरचॉफ एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये रूल बताया भी था एग्जैक्टली कि जो ऊष्मा होती है, हीट, उसका अच्छा उत्सर्जक भी होगा वो, मतलब उसको रेडिएट भी करेगा। ये दोनों बातें इसके अंदर मौजूद होती हैं इस वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसके लिए काला और खुरदरा होने वाली कंडीशन सही हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, अब रीज़न क्या है कि यह सरलता से मिल जाता है, यह रास्ता और सस्ता और हानिकारक नहीं है, यह विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या जल को गर्म करने में आसान होता है। तो जब किसी जल को तप्त होने की अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब पानी से उसको हीट किया जाए, तो उसी प्रकार उसे ठंडा करने के में भी समय लगता है। पानी को जितना गर्म करने में समय लगेगा उतना ठंडा करने में लगेगा। अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो लैटेंट हीट होती है, उसकी स्पेशल हीट, बल्कि गुप्त ऊष्मा नहीं, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा जिसे कहते हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा होती है। और इसी वजह से होता है, कई बार आपको देखिए डॉक्टर बोलता है कि गर्म पानी से सिकाई करो, तो रीज़न वही है कि फर्मिनेशन जब बोलते हैं, फर्मेंटेशन जिसे बोला जाता है, रोगियों की सिकाई करना जिसे प्रोसेस कहते हैं, तो उसमें इनको जो है वाटर के एक पाउच होते हैं, छोटे छोटे बैग, उनको गर्म करके जो है लोगों को सिकाई करने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली उसके पीछे प्रोसेस यही होता है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। रीज़न इसकी यही है कि जो तप्त जल यानी गर्म पानी का थैला जो होता है उसको, उसमें पानी ही प्रयोग किया जाता है, वो आसान पड़ता है गर्म सिकाई करने के लिए, इस वजह से। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि धातु की चायदानियों में, अगर मान लीजिए कोई एक मेटल का चायदानी बनाया गया, केतली जिसे बोलते हो, तो वो लकड़ी के हैंडल्स में क्यों लगे होते हैं, रीज़न क्या होता है? तो हमें अच्छे से पता है कि लकड़ी जो है हीट का बहुत अच्छा कुचालक होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। इस वजह से ऐसा होता है, कुचालक होने की वजह से उसको लगाया जाता है, मतलब हीट इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी इसके अंदर। तो कंडक्टर वो बैड कंडक्टर है, इस वजह से वहाँ पे उसको यूज किया जाता है। रीज़न इसके पीछे यही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ़ को बुरादे में के पैक में क्यों पैक किया जाता है। तो बर्फ़ को बुरादे के पैक में कब देखा है आपने? अगर कभी गाँव आप गए हो तो देखे होंगे बड़े बड़े जो सिल्ली होती हैं, उन सिल्ली को भूसे से ढक दिया जाता है। जो चावल वाला भूसा होता है, धान जिसे बोलते हैं, धान का भूसा, उससे ढका जाता है। शहरों में तो कई जगह पे बोरा रख देते हैं इसके ऊपर, लेकिन गांव में भूसा रखते हैं। बोरा भी रख देते हैं तो वो भी पटसन का होता है, जो कपास वपास का बना हुआ होता है। तो इस वजह से क्या होता है, पटसन एग्जैक्टली होता है वो। तो उसमें क्या है कि जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देता। रीज़न ये होता है कि वो जब चारों तरफ बोरे से ढक देंगे तो बाहर से जो हीट आ रही है वो बर्फ़ तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे बर्फ़ ज़्यादा देर तक पिघलेगा नहीं, यानी पिघलने की प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी जब तक उस पर हवा टच नहीं होगी। तो गांव में जो भूसे से ढकते हैं उसके पीछे भी कारण यही होता है कि जो भूसा है वो पूरी तरह से बैड कंडक्टर है, बुरादा जो होता है, इसी वजह से उससे ढका जाता है, जिसकी वजह से उसे पानी बर्फ़ को पिघलने से रोका जा सके। तो एग्जैक्टली क्या है ये चीज़ें कि जो बुरादा है उसकी ऊष्मा की कुचालकता होती है, वो ऊष्मा का कुचालक है यानी बैड कंडक्टर है, जिसकी वजह से उससे बर्फ़ को ढका जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि ताप का उत्क्रमण होता है। अब कहीं पे इन्वर्जन, जो एक इसका इन्वर्जन होता है वो एग्जैक्टली कब प्रोसेस होता है। इन्वर्जन क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, आप कभी नोटिस करिए कि आप पहाड़ी इलाकों पे ऊपर जैसे चढ़ते हैं या मान लीजिए प्लेन से ऊपर जाएं, तो जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो एग्जैक्टली कहलाता है, इसको जो है हम लोग उत्क्रमण कहते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक ह्रास के कारण होता है, या फिर किसी ऋणात्मक ह्रास के कारण होता है, या तटस्थ अवस्था होती है, इसके पीछे कौन सा ऐसा कारण है। तो एग्जैक्टली आप इसमें होता है जो घनात्मक ह्रास होने पर, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में नेगेटिव चेंजेस आएंगे। ऊंचाई पर हम जाएंगे बट टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, वो कम होता जाएगा, जिसके रीज़न इसको, जिसके चलते ताप का उत्क्रमण कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ताप के उत्क्रमण से जानते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन से ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इसे अनुप्रस्थ बोलते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इसको। तो कौन सी घटना में, विवर्तन में, ध्रुवीकरण में, अपवर्तन में, या व्यतिकरण में। तो एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेस होता है। तो ध्रुवीकरण जब होता है किसी चीज़ का, पोलराइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो जब हीट वो कोई मान लीजिए सूर्य की रोशनी, प्रकाश जिसे लाइट बोलते हैं, तो लाइट की जब पोलराइजेशन होता है, उस पोलराइजेशन में ये हेल्प मिलती है कि हम किसी जगह पर किसी भी जो लाइट आ रही है उसका जो भी
ट्रांसवर्स एक वेव होगा, उस चीज़ को हम एग्जैक्टली डिसाइड कर पाते हैं। तो एक इसके पीछे यही होता है, जो वेव मोशन उसका मौजूद होता है। तो बेसिकली जब इसका एक ध्रुवीकरण होता है तभी हम इसको डिसाइड कर पाते हैं। तो ध्रुवीकरण की कंडीशन में इसे डिसाइड किया जाता है। अब ध्रुवीकरण क्या होता है, एग्जैक्टली किसी भी एक जगह पर सारी एनर्जी का या एक लाइट का इकट्ठा हो जाना। तो इस जगह पर ये जो है इस गणना, यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि यह एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस चीज़ों को हम यहाँ इस तरह समझ रखते हैं और ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। देहली आवृत्ति कैसी होती है? अब देहली आवृत्ति क्या होती है, इसको हम लोग देहली आवृत्ति को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको प्रोसेस को ज़बरदस्ती शुरू किया जाता है यानी किसी फोर्स के थ्रू। तो प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है, कैसी होती है? नीचे जाने के साथ वोल्टता के साथ साथ प्रकाश की धारा इसमें यानी जो लाइट होती है वो घटती जाती है। नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, इसके रीज़न बिहाइंड ये कुछ कारण होता है। या प्रकाश धारा स्थिर होती है इसकी इसलिए, या फिर नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब किसी कोई भी मेटल है, मान लीजिए उस मेटल में अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एक रेडिएशन उत्पन्न करें उसके अंदर, जैसे एक्सरे आपने देखा है मशीन को उस समय का टाइम जो होता है, तो उसमें वो जो धातु होता है, मेटल होता है, तो उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा जो होती है, पूरी जो एनर्जी होती है वो अब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है और इलेक्ट्रॉन उससे निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो एक फंक्शन होता है, ये एक निश्चित एक कंडीशन पूरा मतलब फिक्स जो है फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। उस समय के टाइम फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, मतलब कम ज़्यादा ना हो, उसी चीज़ को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ऑप्शन बी सीधे सीधे कह रहा है कि नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उसका टेम्परेचर करेंगे, उसका जो है मैग्नेटिक एक फोर्स संभव ही नहीं होगा, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उसका पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये देहली आवृत्ति नहीं होगी। तो देहली आवृत्ति होगी तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होगा उस समय के टाइम में, तो होता है तो देहली आवृत्ति उसी समय ये कहलाती है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई है। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण, जो सोलर एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो जब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली धूप आती है, धूप से जो सोलर प्लेट लगाई जाती है, तो धूप पड़ने के बाद ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है उसके अंदर कि जो उसको जो है एक उसमें सौर ऊर्जा में बदल देता है, यानी टेम्परेचर बना देता है, उसको हम यूज़ कर पाते हैं, सेल के थ्रू बना देता है उसको प्रोसेस। ऐसा क्या चीज़ होती है, किस प्रोसेस पे यूज करता है? तो वो प्रकाश ऊर्जा पे, विद्युत ऊर्जा पे, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा, किस में काम करता है? तो एग्जैक्टली जो होता है इसमें प्रोसेस, वो विद्युत ऊर्जा का प्रोसेस होता है। बट इसमें एक चीज़ याद और ध्यान रखने की, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से इस चीज़ को जो है सौर रूपांतरण, यानी जो धूप की रोशनी आ रही है उसको रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एनर्जी में, और उसके लिए विद्युत ऊर्जा जो है उसका उत्पादन होता है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम इसको कोई भी सोलर पैनल लगाएंगे, तो सोलर पैनल से हमें इलेक्ट्रिक ही तो चाहिए होती है, तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बाद में उसको मिलती है, तो प्रकाश से जो है वो इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हमें जानना था यहाँ पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है के सिद्धांत पर आधारित होता है ये। तो इसी चीज़ को यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सोलर पैनल है वो ट्रांसफ़र करने के बाद किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? तो एग्जैक्टली वो उत्पादन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। तो इन चीज़ को हमें यहाँ पे इस तरह से समझना है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो जब एक प्रिज्म लगाया गया, उस प्रिज्म में अगर लाइट आई तो उससे जो विचलन बनेगा, 7 कलर्स जो निकलेंगे, उसमें सबसे अच्छा डेविएशन किसका होगा? सफ़ेद का, लाल का, बैगनी का या फिर हरा का? तो एग्जैक्टली देखिए क्या होता है कि जो भी प्रिज्म के अंदर रंग जाते हैं तो उसमें उसी का सबसे ज़्यादा विचलन मिलेगा जिसका लैम्डा सबसे कम हो, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसी का। अब वेवलेंथ किसकी कम होती है इन सब में? बैगनी कलर की सबसे जो है वेवलेंथ कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे इसके सबसे कम वेवलेंथ होने की वजह से यहाँ पर, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो बैगनी की सबसे कम वेवलेंथ होने के कारण क्या है कि इसी को जो है सबसे ज़्यादा डेविएशन में देखा जा सकेगा, सबसे ज़्यादा विचलित मतलब अलग भागते हुए। तो इस प्रोसेस की वजह से इसको जानते हैं हम सीधे सीधे, क्या होता है कि बैगनी कलर को ही हम इसके गुजारने पे सबसे अच्छा विचलन यानी इसका डेविएशन दिखाई देगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि इस कलर का ही सबसे ज़्यादा
प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने की, इसका सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाता है कभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किसका ज़्यादा, तो वो बैंगनी कलर का ही होता है। यहाँ वेवलेंथ की बात करें तो वो कम, और अपवर्तनांक की बात करें तो वो ज़्यादा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए सबसे अपेक्षित उद्भसान काल किस पर निर्भर करता है। तो अपेक्षित उद्भसान क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपोजर। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम एक्सपोजर पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के टैलेंट पर, या फिर पदार्थ की निकटता पर, या पदार्थ के आकार पर। तो एग्जैक्टली किसी की फ़ोटो अगर साफ़ आएगी तो उसके पीछे रीज़न होगा कि उस वो प्रोडक्ट साफ़ सुथरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसलिए तो पदार्थ की चमक होगी अगर सही तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि जब रंगीन अक्षरों को समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर उभर कर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कुछ भी अगर लिखा हमने, जैसे ये लिखा है रेड, अब इसके ऊपर एक हमने शीशा रख दिया, शीशा रखने पे मान लीजिए ये कलर रेड है, ये हरा है, और ये कोई और कलर दे दिया, मान लीजिए कुछ और ऐसे नाम लिखते हैं, जैसे इसको लिख देते हैं ऐसे करके ट्रू। तो इसमें एग्जैक्टली हम मान लीजिए 4 अक्षर लिखे और चारों अक्षर के कलर अलग अलग हो, रेड हो, ग्रीन हो, बैगनी हो और ये नीला हो। तो यहाँ पे मैजेंटा और जो है ब्लू कलर का हो। तो ये चारों कलर के हैं, इस पर शीशा रखा गया, तो कौन सा अक्षर उभर के सामने की तरफ हमें दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम इस चीज़ों को करते हैं तो सबसे कम उभरा हुआ वही दिखाई देगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यहाँ पे कम पूछा जा रहा है, किसका कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसी का होगा। तो बैगनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होती है। रेड कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे कम होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा कम उभरा हुआ यही दिखाई देगा। तो बेसिकली बैगनी को देखेंगे ज़्यादा उभरा दिखाई देगा, रेड कलर का कम। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, इसलिए ऑप्शन इसके लिए कम पूछा गया था, तो रेड कलर ऑप्शन ये भी सही होगा इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है रेड में, तो रेड ऑप्शन ए सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देखने का जो एक माइक्रोस्कोप होता है वो एग्जैक्टली हम लोग नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसमें अधिक सबसे ज़्यादा जो है आवर्धन प्रोसेस होता है। क्यों, हम बहुत ज़्यादा क्लियर इसमें चीज़ों को देख पाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा क्या है, ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेव प्रकाश वेग से कम होता है। इलेक्ट्रॉन की वेव तरंग जो है वो चक्षु से प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उससे कम होती है, या इलेक्ट्रॉन में प्रकाश के कणों को अधिक ऊर्जा होती है। रीज़न क्या है उसका बताना है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग होता है। तो रीज़न इसके पीछे क्या है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी हम लोग यूज करते हैं और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसे हम लोग चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, तो इसमें इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है ज़्यादा होती है। क्योंकि रीज़न क्या है, इसमें छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए प्रतिबिंब जो है बहुत तेज़ी गति से इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया गया होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों से बनी जो तरंग होती है वहाँ पे उसका लैम्डा जो है प्रकाश की लैम्डा प्रकाश होता है, यानी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उससे कम होता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं में जो है आंतरिक अति सूक्ष्म जो भाग होते हैं बाहर दिखने लगते हैं और वो साफ साफ हमें नज़र आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हमें चीज़ें हैं क्लियर हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है वो लाइट वाला प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उससे कम होती है, जिसकी वजह से हमें वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो आवर्धन क्षमता उसकी इसीलिए अधिक होती है। तो इसमें त्वरक विभव होता है, एसिलरेशन वोल्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। उसको बढ़ाकर हम लोग इसे जल्दी देख पाते हैं। तो ये रीज़न भी इसके पीछे है कि जिसकी वजह से हम छोटे से छोटे कण को भी बड़े रूप में आसानी से देख पाते हैं। तो ये आज के थे 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव BD एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो ताकि आपको मिल सकें। एक ऐसे ही नए लेक्चर के साथ में, नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।